हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप कल पढ़े थे बायोलॉजी में भी लेसन 4 पढ़े थे जिसका नाम था उत्सर्जन। ठीक उसी का आज हम एक और पार्ट्स लेके आए हैं जो बायोलॉजी ही पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी ही पढ़ेंगे, बायोलॉजी ही पढ़ेंगे। बट इसमें कौन सा चीज पढ़ेंगे आज वो जानते हैं। तो बायोलॉजी जो आज पढ़ेंगे उसमें लेसन 1 से लेकर लेसन 1 से लेकर लेसन 4 तक पढ़ेंगे। और वो कौन सा लेक्चर होने वाला है, कौन सा टॉपिक होने वाला है देखते हैं इसमें। ये जो आज हमारा लेक्चर होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव का होने वाला है। किसका होने वाला है? ऑब्जेक्टिव का होने वाला है। और ये ऑब्जेक्टिव जो है 2025 के लिए VVI है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। 1 से लेकर लेसन 4 तक जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का, वो सारे क्वेश्चन जो आज क्या पढ़ने वाले हैं आप लोग, मोस्ट VVI एकदम है बोर्ड के लिहाज से। तो बच्चों आज इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए आ चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि ग्लूकोज के एक अणुओं में ऑक्सीजन के कितने यहाँ आ गया है, तो परमाणु होते हैं। ग्लूकोज के जो अणु होते हैं उसमें एक ग्लूकोज के एक अणु में कितने परमाणु की संख्या होती है उसको ढूंढना है। देखिए ऑप्शन ए कहता है 4, ऑप्शन बी कहता है 6, ऑप्शन सी क्या कहता है 8 और डी क्या कहता है 12। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोज के एक अणु में कितने ऑक्सीजन की संख्या होती है, उसको आपको पता चलना है। देखिए इसमें से पहला दिया हुआ ए में 4 दिया हुआ, क्या 4 हमारा ऑक्सीजन होगा? ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर नहीं भाई। 8 होगा हमारा ऑक्सीजन की संख्या इसमें ग्लूकोज के अंदर एक अणु में नहीं होगा। 12 होगा क्या? ये भी हमारा नहीं होगा। तो ये सारे कट ऑफ है, ये सारे नहीं है। तो होंगे कौन भाई? तो ये हमारा जो बी है ऑप्शन, वो क्या है? वो राइट आंसर होता है। अब यहीं पर आपको यदि पूछ दिया जाए कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज के जो सूत्र होते हैं C6H12 और O6 होता है। ये आपका ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। जो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र भी पूछ दिया जाता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आइए क्वेश्चन 2 आ गया हमारा। क्वेश्चन 2 है, कहता है कि सभी हरे पौधे होते हैं, जो जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं, बच्चों प्यारे बच्चों आप जानते होंगे कि जितने भी पादप वर्ग में पेड़ पौधे आते हैं वो हरे होते हैं। ठीक है, और ये हरा होता है तो उसको क्या कहेंगे हम? ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिए कहता है स्वपोषी, दूसरा ऑप्शन क्या है मृतपोषी, और तीसरा क्या है परजीवी, और लास्ट क्या है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि चलिए स्वपोषी किसको कहेंगे? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं ग्रहण करते हैं या खुद के सहारे लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्वपोषी। मृतपोषी किसको बोलते हैं? जो मरे हुए सड़े गले चीजों से भोजन ग्रहण करते हैं। परजीवी जो एक जीव दूसरे जीव पर आधारित रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? परजीवी कहते हैं। तो आप देखिए इसमें से कौन होगा? हमारा हरे पेड़ पौधे कौन होते हैं? वो हमेशा क्या होता है? स्वपोषी होता है, क्योंकि यह अपना भोजन स्वयं बनाता है। याद रखेंगे ना? तो ये हमारा सेकंड का क्या था? ऑप्शन नंबर ए स्वपोषी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु है। जो उभयलिंगी किसको कहेंगे? पहले ये जान लीजिए, जो रेंगने वाला जंतु होता है।
ठीक है, जिसके जो रेंगता हो भूमि के अंदर या भूमि के ऊपरी सतह पर, क्या करता हो, रेंगता हो, उसको बोलते हैं उभयलिंगी जंतु। देखिए ऑप्शन ए क्या कहता है, केंचुआ, ऑप्शन नंबर 2 मछली, और ऑप्शन नंबर सी क्या है, शेर, बकरी। तो क्या आपको पता होना चाहिए, बकरी रेंगता है क्या, नहीं। शेर रेंगता है क्या, नहीं। मछली रेंगता है भाई, मछली रेंगता है, तो ये भी नहीं रेंगता, तो रेंगता कौन है, ऑप्शन नंबर ए केंचुआ हमेशा रेंगता है। आगे चलते हैं, आइए क्वेश्चन आ गया चौथा। क्वेश्चन क्या कहता है कि, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा चौथा, आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। जब शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए, आयोडीन बोले तो नमक की कमी हो जाती है, तो कौन सा रोग होता है। आपको पता होना चाहिए कि हमेशा जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो कौन सी रोग होती है। तो यहाँ पर नमक के कारण कौन सा रोग होगा, जो रोग होगा वो है घेंगा रोग। ऑप्शन नंबर ए राइट हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। कवक जो होते हैं, जैसे अमीबा देख लीजिए, ठीक है, और भी कवक का यहाँ पर नाम लिया गया है, इन सभी में कौन से विधि पाई जाती है, इसमें कौन विधि पाई जाती है। तो ऑप्शन दे रखा है मृतजीवी, बी में लिखा हुआ संभोजी, और सी में क्या है स्वपोषी, और लास्ट क्या है इनमें से कोई नहीं। तो हमें जो चुनना है इसमें से राइट आंसर चुनना है। राइट आंसर कौन हो जाएगा, जो कवक में हमेशा जो होती है विधि होती है वो होती है मृतजीवी होती है। आपको पता होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि, आगे हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि पीतरस, क्या कह रहा है, पीतरस कहां से अस्रावित होते हैं, पीतरस कहां से अस्रावित होते हैं। तो देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, यकृत से, दूसरा कहता है कि मुख गुहा से, तीसरा कह रहा है आमाशय से, या फिर छोटी आंत से। तो पीत कहाँ होते हैं, पीत होते हैं यकृत में अवस्थित होते हैं। पीत जो होता है, यानी पीत को पित्ताशय भी बोला जाता है, और वो कहाँ अवस्थित होते हैं, यकृत में अवस्थित होते हैं। तो क्या आपको पता चल रहा है यकृत कहाँ है इनमें, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि, क्वेश्चन आ गया है बोर्ड पर, क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल यानी किसकी बात हो रही है, पता होना चाहिए, इससे पहले भी बात की है। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, पेड़ पौधों में, ठीक है। क्लोरोफिल के ही उपस्थिति के कारण, किसकी उपस्थिति के कारण, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण, इसी की क्या होगी, उपस्थिति होगी। जब इसकी उपस्थिति होती है तो यह क्या करता है, पौधे जो होते हैं, पौधे जो होते हैं हरे पेड़ पौधे, ये क्या चीज का निर्माण करते हैं, तो ये भोजन का निर्माण करते हैं। या क्या चीज का निर्माण करेगा, तो भोजन का निर्माण करता है। आपसे पूछे जाएंगे कि किसकी उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन का निर्माण करता है, तो वो जो है क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो देखिए क्लोरोफिल का यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, रंग पूछा जा रहा है। तो यह क्या, यह पहला दिया हुआ हरा, और दूसरा दिया हुआ नीला, तीसरा दिया हुआ लाल, और चौथा सफेद। तो आपको पता होना चाहिए कि पेड़ पौधे का हमेशा रंग कैसा होता है, जाहिर सी बात है हमेशा कैसा होता है, वो हरा होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। जब पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो किस समय होगी। आप जान सकते हैं कि पेड़ पौधे में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो वो हमेशा प्रकाश ही से ना होगी, यानी रोशनी से ना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। तो क्या वो रात में हो सकती है, या सुबह में होगी, या दिन में होगी, या शाम में। इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, देखते हैं। आइए, पहला कहता है कि ए में दिन में, या बी में रात में, सी में दिन और रात दोनों में दिया हुआ, और डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि इसमें जो प्रकाश का संश्लेषण होता है पेड़ पौधे में, वो हमेशा किस में होता है, ए में, मतलब यानी दिन में हमेशा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है।
आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है, हाँ अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी स्वपोषी जो पौधे होते हैं, स्वपोषी यानी कौन, फिर से आगे बात करेंगे, वही पेड़ पौधे की बात करेंगे। कौन होते हैं स्वपोषी? जो अपना भोजन स्वयं ग्रहण करते हैं उसको बोलते हैं स्वपोषी। तो स्वपोषी के लिए आवश्यक कौन होगा इसमें से? ऑप्शन नंबर ए क्या है, यहाँ पर एक चीज छुटा हुआ रॉ, पर्णहरित, या दूसरा में है सूर्य का प्रकाश, तीसरा में क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, या इनमें से सभी। तो आपको पता होना चाहिए कि पेड़ पौधे के लिए हमेशा क्या होती है, सभी चीज आवश्यकता होती है। तो इसमें से हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि हाँ अगला क्वेश्चन है कि दांत का कठोरतम भाग है, यानी हमारे शरीर में जो दांत है उसकी संख्या कितनी होती है? तो 32 होती है। याद रखना है कि एक मनुष्य के वयस्क दांतों की संख्या यदि पूछा जाए आपको, किसकी संख्या? दांतों की संख्या, तो आप क्या बोलेंगे? एक मनुष्य वयस्क के 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। तो यहां पर बोल रहा है दांत का कौन सा भाग जो कठोरतम होता है, वो भाग पूछा जा रहा है, और वो आगे बताएंगे। इसमें एक और क्वेश्चन उठता है, देखिए ऑप्शन नंबर ए कहता है डेंटाइन, बी कहता है इनामेल, और सी कहता है मज्जा गुहा, या फिर लास्ट वाला कौन है? केनाइन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कठोरतम भाग जो होता है वो हमारा इसमें से डेंटाइन है क्या? तो ये नहीं है। मज्जा गुहा है क्या? ये भी नहीं है। केनाइन है क्या? ये भी नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन कौन बचता है? इनामेल। इनामेल ही जो है जो दांत का सबसे कठोरतम भाग होता है, और ये कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के दांत मुंह के ऊपरी हिस्सा में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? ऊपर वाले हिस्सा में पाया जाता है। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे। पूरे क्वेश्चन 10 हो चुके हैं। बायोलॉजी के सभी वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत गेसेस किया गया क्वेश्चन है। आपको जो बोर्ड एग्जाम में काफी एकदम टकराना है लगभग। तो आगे देखिए आप, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 11वां कहता है कि 11वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? इनमें से किसे कोशिका ऊर्जा के मुद्रा के रूप में जानेंगे? तो देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? एडीपी, दूसरा कहता है एटीपी, या फिर तीसरा है डीटीपी, या फिर पीडीपी। तो आप इसमें किसको रखेंगे? आपको पता हो या ना हो तो आगे हम बताते हैं। ये जो हमेशा कोशिका का कौन ऊर्जा के मुद्रा के रूप में जाना जाता है वो हमेशा कौन होता है? तो वो एटीपी होता है। कौन होता है? राइट आंसर हमारा कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 12वां आ चुका है बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होगी? देखिए पेड़ पौधा है, और उस पेड़ पौधे में जब श्वसन की क्रिया होगी, यानी सांस लेने की जब क्रिया होगी, तो उसके अंतर्गत एडीपी जब टूटेगा तो कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, कितनी उससे ऊर्जा निकलेगी, ठीक है, उसको ढूंढना है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है कि 30.5 केजे मोल, या फिर है ऑप्शन नंबर बी कि 305 केजे मोल, ठीक है, या फिर क्या है सी में क्या कहता है 3 केजे मोल, या लास्ट क्या है इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा जो जब श्वसन की क्रिया करता है पौधे, तो उसमें से एडीपी जो टूटते हैं वो कितना होता है? तो वो हमेशा जो होता है ऑप्शन नंबर ए 30.5 केजे मोल हमेशा होता है। इतना एडीपी टूटने से ऊर्जा का मुक्त होता है। आगे चलते हैं इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मछली का
किसका? मछली का श्वसनांग है, श्वसनांग है। देखिए बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि मछली जो है वो कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं। और मछली जब पानी के अंदर रहते हैं तो वो किससे ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन को? तो मछली जो होते हैं वो जल में घुलित ऑक्सीजनों का उपयोग करते हैं, और हम लोग जो होते हैं तो वायुमंडल का उपयोग, वायुमंडल में जो घुले ऑक्सीजन उसका उपयोग करते हैं। बट मछली जो होती है वो हमेशा जल में, किसमें? जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करेंगे? जल में घुलित O2 का उपयोग करते हैं, यानी श्वसन के लिए लेते हैं। ठीक है, तो मछली का श्वसनांग, श्वसनांग मतलब सांस लेने वाला अंग कौन है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? ट्रैकिया, बी कहता है गिल्स, और सी क्या कह रहा है? त्वचा, और डी लास्ट हमारा फेफड़ा। तो आपको पता होना चाहिए। देखिए इसमें से ढूंढते हैं क्या। तो देखिए ट्रैकिया जो है, क्या ट्रैकिया मछली का श्वसन अंग है? ट्रैकिया के द्वारा मछली सांस लेती है? नहीं प्यारे बच्चों, ये जो होता है ट्रैकिया के द्वारा सांस कौन लेता है? कॉकरोच लेता है। कौन लेता है? कॉकरोच। आपसे यदि कॉकरोच का श्वसन अंग पूछा जाएगा, श्वसनांग अंग कौन है, तो कॉकरोच का क्या है? ट्रैकिया है। अब देखिए बी हमारा कहता है गिल्स, और सी क्या कह रहा है? त्वचा। तो त्वचा से सांस कौन लेता है? त्वचा जो इससे जो सांस लेगा वो लेता है, कौन लेता है? छोटे छोटे जीव, जैसे मेंढक हो गया, जैसे मेंढक हो गया। ठीक है, या फेफड़ा के माध्यम से कौन सांस लेता है? तो फेफड़ा के माध्यम से मनुष्य लेता है। कौन लेता है? मनुष्य लेता है। अब बच गया कौन? तो ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो क्या होगा? मछली जो श्वसनांग है इसका कौन होगा? गिल्स होगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या रहा? क्वेश्चन नंबर 14 आ गया है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिंक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनाता है। देखिए मनुष्य के अंदर, मानव के अंदर नासिका, नासिका किसको बोलते हैं? नासिका बोलते हैं नाक के रास्ता से जो श्वास नली गया हुआ उसको, इस छिद्र, और लैरिंक्स या फिर ट्रैकिया या फिर फेफड़ा जो हमारा, उसको सभी को मिलने से कौन सा अंग बनता है, कौन सा चीज तैयार होता है, उसको ढूंढना है। तो चलिए ढूंढते हैं। पहला क्या कहता है? उत्सर्जन तंत्र। क्या उत्सर्जन तंत्र बनता है? बी में कहता है जनन तंत्र बनता है। सी में क्या कह रहा है? पाचन तंत्र। और डी में क्या है? श्वसन तंत्र। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि उत्सर्जन तंत्र किसको बोलते हैं। जो उत्सर्जन क्या होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होती है? अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं। कौन से पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं? अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं। ठीक है, ये हो गया। और जनन तंत्र किसको बोलते हैं? जिस अंग के द्वारा क्या हो? जनन की जाए, उसको बोलते हैं जनन तंत्र। पाचन तंत्र किसको बोलते हैं? जिस अंग के द्वारा हम अपने भोजन को पचा सके। किसको पचा सके? भोजन को पचाया जा सके, उसको बोलते हैं। ठीक है, भोजन को पचाया जा सके, इस अंग को बोलते हैं पाचन तंत्र। तो यहाँ पर नासिका, छिद्र, लैरिंक्स, ट्रैकिया और फेफड़े को मिलकर क्या बन जाएगा? हमारा श्वसन तंत्र तैयार होता है। आपको परिभाषा भी पूछता है कि इन सभी के मिलने से कौन सा तंत्र तैयार होता है, तो श्वसन तंत्र तैयार होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन को भाई यहाँ से ऐसे लिखना कीजिए। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। हाँ देखिए, कौन एक ऐसी गैस है जो श्वसन क्रिया के दौरान मुक्त होती है। जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस हमारे अंगों से निकलती है। तो हमेशा पता होना चाहिए बच्चों, ये बात को तो हम लोग बच्चे ही में जान चुके थे कि जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस छोड़ते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? O2 ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी क्या है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। और ऑप्शन नंबर सी क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तीसरा क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन हो जाएगा इसमें हमारा राइट आंसर? कार्बन डाइऑक्साइड। डी जो है यही है। यही मनुष्य क्या करता है, जब सांस लेता है तो इसको निकालता है बाहर, मुक्त करता है। ठीक है, और हम ग्रहण क्या चीज करते हैं? हम ग्रहण क्या करते हैं? O2 को ग्रहण करते हैं, यानी O2 को हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं।
आगे चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती? किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है? वायवीय शोषण, बी में कहता है अवायवीय शोषण, सी में क्या है ए और बी दोनों में हो सकता है क्या, डी में क्या है इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार के शोषण से सबसे ज्यादा क्या होगा, ऊर्जा को मुक्त किया जाएगा, तो वो कौन प्रकार का शोषण होता है? वो जो होता है अवायवीय से नहीं होता है। ए और बी ये भी आंसर हमारा रॉन्ग है, ये आंसर तो कतई नहीं होगा। और जो ऑप्शन बच गया हमारा राइट आंसर कौन है? ऑप्शन नंबर ए है जो वो हमारा राइट आंसर है। वायवीय शोषण से क्या होता है, अधिक ऊर्जा, सबसे ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। तो आगे चलते हैं, आगे आगे हमारा क्वेश्चन आ गया 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन कहता है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? संबंधित है, कौन एक ऐसी बीमारी है जो हमारे श्वसन तंत्र से, श्वसन तंत्र किसको बोलते हैं? जो अभी हम बताए थे जिससे सांस लेने वाला तंत्र हो उसको हम बोलते हैं श्वसन तंत्र, और उसी से संबंधित बीमारी बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है? डायरिया, निमोनिया या मलेरिया या फिर मधुमेह। तो डायरिया तो जानते ही हैं, निमोनिया भी जानते हैं, और यहाँ पर निमोनिया भी जानते हैं, मलेरिया भी जानते हैं, मधुमेह भी जानते हैं। सब बीमारियों का नाम है। ये क्वेश्चन आप 9वां में पढ़े होंगे अच्छे स्वास्थ्य वाले में, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पहचानना है कि श्वसन तंत्र से जो बीमारी उत्पन्न होगा वो कौन से संबंधित है, तो वो आंसर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी निमोनिया होता है। कौन सा होता है? निमोनिया होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 18वां क्या कह रहा है देखते हैं। 18वां क्वेश्चन जो है, 18वां जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब लगभग होता है। अब देखिए परकुंचन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? परकुंचन, कर्मानुकुंचन का बात नहीं कर रहा है। यानी जब मानव का औसत बीपी पूछा जाए कितना होता है बीपी, तो बीपी जो होता है वो 120/80 mmHg होता है, mmHg होता है, ये होता है बीपी, ठीक है। तो इसमें परकुंचन किसको बोलते हैं? परकुंचन जो होता है वो हमारा ऊपरी वाला हिस्सा होता है, और कर्मानुकुंचन यानी अनुशिथिलन भी इसको बोलते हैं, इसका ये हो जाएगा नीचे वाला, ठीक है। तो अब देखिए हमारा यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा? परकुंचन। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है 120 mmHg, या फिर बी में क्या है 150 mmHg, सी में कौन सा है 90 mmHg, या लास्ट में कोई भी नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि कर्मानुकुंचन कौन होता है? 120। ये राइट आंसर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यही में दूसरा होता है नीचे वाला रहता है तो 80 ढूंढते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है 19वां क्वेश्चन, कि रक्त को थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? जो हमारे जो रक्त होते हैं, रक्त किसको बोलते हैं? जो हमारे पानी के द्वारा बनते शरीर में, ठीक है। और रक्त किसको बोलते हैं? खून ही को बोला जाता है। तो रक्त को थक्का बनाने में, थक्का का मतलब होता है गाढ़ा और इकट्ठा करने में, किसका मेन जो सहायक होता है, कौन मददगार होता है, उसको चुनना है, उसको बताना है। तो इसमें जो कौन है जो रक्त को थक्का बनाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? श्वेत रक्त कोशिका, और सी क्या है? रक्त बिंबाणु, और लास्ट क्या है? इनमें से कोई नहीं। क्या लाल रक्त कोशिका रक्त को थक्का बनाएगा? नहीं। श्वेत रक्त कोशिका रक्त को थक्का बनाएगा? ये भी नहीं बनाएगा। और रक्त बिंबाणु बचा है, और लास्ट इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रक्त बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट्स जो होते हैं रक्त को थक्का बनाने में सहायक होते हैं, यानी मददगार होते हैं। आपको याद रखना है, ये सब क्वेश्चन एकदम जबान पे रहने वाला क्वेश्चन सब है, और सब टॉप क्लास क्वेश्चन है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि, अगला क्वेश्चन कह रहा है
पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, जल का वाहन या भोजन का पाचन या अमीनो अम्ल का वाहन या ऑक्सीजन का वाहन। चलिए पेड़ पौधा जो होता है उसमें जाइलम बाबा जो है, ये जाइलम बाबा किस लिए उत्तरदायी होता है, तो क्या भोजन का पाचन करने के लिए, नहीं। अमीनो अम्ल का पाचन करने के लिए, नहीं। किसका, ऑक्सीजन का वाहक करने के लिए, नहीं। तो किसका, जल का वहन करने के लिए उत्तरदायी होता है। आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन आगे। अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्त्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। रक्त का कौन सा अवयव है, कौन सा एक अवयव है जो घायल स्थान, यानी घायल स्थान किसको बोलेंगे, जब हमको चोट लगता है या कट फट जाता है, वहां पर क्या हो जाता है, वो अंग कट जाते हैं, उसको बोलते हैं घायल स्थान। और वहां से रक्त स्त्राव का मतलब क्या होता है, जहां से रक्त बहना स्टार्ट हो जाए, यानी खून निकलना स्टार्ट हो जाए, उसको बोलते हैं रक्त स्त्राव के मार्ग। अब वही रास्ता से, मार्ग मतलब वही रास्ता से रक्त का क्या होता है, थक्का बनकर अवरुद्ध करता है। और कौन वहां पर थक्का बन जाता है और उसका विरोध करता है, रक्त को बहने से विरोध करता है, रोकता है, वो कौन है, तो वो हम ऑप्शन देखते हैं। ए में क्या कहता है, लाल रक्त कोशिका। बी में क्या कहता है, श्वेत रक्त कोशिका। तीसरा क्या कहता है, प्लेटलेट्स या फिर लसिका। तो लाल रक्त कोशिका क्या इसको क्या करेगा, अवरुद्ध करेगा थक्का बनाकर, नहीं रे बाबा, लाल रक्त कोशिका क्यों करेगा। श्वेत रक्त कोशिका ये भी नहीं करेगा, लसिका ये भी नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, प्लेटलेट्स, यही जो होता है क्या करता है, रक्त को थक्का बनाकर किसी भी रक्त को रोकता है, बहने से रोकता है, हमारे शरीर रोग से, ठीक है, कटे हुए अंगों से रोकता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा, अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से सबसे तेज धड़कन किसका होता है। देखिए इन सभी जीवों का नाम दिया गया है और ये जीव में से आपको चुनना है, बताना है कि कौन ऐसे जीव है जिसका धड़कन, धड़कन बोले तो हृदय की धड़कन सबसे तेज होता है, सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, चूहा का। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, हाथी का। या फिर सी आदमी का, इनमें से सभी। तो देखिए इनमें से सभी, ये आंसर हमारा होगा ही नहीं। आदमी का जो धड़कन होता है वो सबसे तेज नहीं होता, ये भी नहीं होगा। तो क्या सर हाथी का होगा, नहीं, ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। जो चूहा जो होता है उसका सबसे ज्यादा बार धड़कन होता है, दिल धड़कता है, इसलिए क्या होता है, चूहा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे तेज धड़कन किसका होगा, चूहा का होगा। आगे चलिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हो जाएगा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आरबीसी की जीवन अवधि कितनी है। ठीक है, आरबीसी बोले तो आरबीसी किसको बोलते हैं, आर ई डी रेड ब्लड, बी एल डबल ओ डी ब्लड और सेल्स, यानी ये क्या हो गया हमारा लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका का जीवन अवधि कितने दिनों का होता है, तो आप देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है, 180 दिन, बी में 120 दिन और सी में 200 और डी में क्या है 130। नहीं, तो हमारा राइट आंसर इसमें से कौन होगा, 120 जो होगा ये हमारा राइट आंसर होगा। आरबीसी की जीवन अवधि यही होती है। चलिए आगे चलते हैं, सब एकदम आसान क्वेश्चन है इसलिए फास्ट चलेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आ गया हमारा कि ऑक्सीजन का वाहक, ऑक्सीजन का वाहक कौन है। इसमें से ऑक्सीजन का वाहक कौन है, जो ऑक्सीजन को बहने का काम कौन करता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है, डब्ल्यूबीसी, और बी में है लसिका और सी में आरबीसी और लास्ट क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन का वाहक डब्ल्यूबीसी बोले तो व्हाइट ब्लड सेल, यानी श्वेत रक्त कोशिका, ये हमारा नहीं है। और लसिका, लसिका भी नहीं है और ये तो होगा ही नहीं। तो ये जो हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव हृदय में
कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। मानव का जो हृदय है उसमें कितने कोष्ठ होते हैं, ठीक है, उसकी संख्या पूछा जा रहा है। तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या दिया हुआ 2, 8, 1, 4। तो क्या 2 होती है? नहीं, ये भी नहीं होती है। 8 होती है? ये भी नहीं होती है। 1 होती है? ये भी नहीं होती है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 4, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाँ, अगला क्वेश्चन है कि लसिका का रंग होता है। लसिका जो है उसका रंग पूछा जा रहा है। तो लसिका का रंग कैसा होता है? हरा होता है क्या, लाल, या फिर हल्का नीला, या फिर हल्का पीला? तो इनमें से आप देखिए, फटाफट बताइए कि लसिका का रंग कौन होता है। तो लसिका का रंग जो होता है वो हरा नहीं होता है, लाल भी नहीं होता है, हल्का नीला भी नहीं होता। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो बच्चों आपको पता चल चुका होगा, कल हम लोग बायोलॉजी का लेसन 4 पढ़े थे, जो उत्सर्जन था, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर था। और वो चैप्टर क्या था? वृक्क से संबंधित था। आइए आज देखते हैं, वृक्क से संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन लेकर आए हैं। कहता है निम्न में से वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए न्यूरॉन कहेंगे, या फिर बी में नेफ्रॉन कहेंगे, या सी में क्या है ग्लोमेरुलस कहेंगे, या डी में क्या है निल्ले कहेंगे क्या? तो नहीं, इसमें से क्या कहेंगे? अब देखिए, अब दिमाग लगे, न्यूरॉन को कभी नहीं कह सकते हैं रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। तो कौन? ग्लोमेरुलस होगा क्या? ये भी नहीं होगा, निल्ले भी नहीं होगा। तो नेफ्रॉन जो होती है वो वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो नेफ्रॉन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए, आगे क्वेश्चन आ गया है। आगे क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि संजीव नहीं है, सजीव है, सॉरी, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनीय पदार्थ कचरा उत्सर्जन होता है? यानी जो सजीव होते हैं, सजीव किसको बोलते हैं? जिसके अंदर जीवन के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो जो सजीव होते हैं वो क्या है? जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनीय पदार्थ या कचरा पदार्थ बोल लें, वो उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन मतलब अपने शरीर से निष्कासित करता है, निकालता है। तो वो कौन सा पदार्थ है? देखिए, ऑप्शन ए क्या कहता है? अमोनिया, ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? यूरिक अम्ल, या सी क्या कहता है? यूरिया, और लास्ट कौन सा है? इनमें से सभी। तो आपको कल पढ़ाए थे कि वृक्क जो होते हैं वो क्या करते हैं? बहुत सारी चीज को क्या करते हैं? निकालते हैं। और उत्सर्जी पदार्थ भी पढ़ाया गया था, कौन कौन उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। तो उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया है कि नहीं है? बिल्कुल है। यूरिक अम्ल है कि नहीं है? तो ये भी बिल्कुल है। और यूरिया है कि नहीं? ये भी बिल्कुल है। तो लास्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? एकदम करेक्ट आंसर होगा। ये सब क्वेश्चन धांसू क्वेश्चन है। आगे चलिए देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन है, हाँ, अगला क्वेश्चन आ चुका है प्यारे बच्चों। देखिए, वृक्क सहायता प्रदान करता है। वृक्क जो होता है किस चीज में सहायता प्रदान करता है? मदद प्रदान करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? श्वसन में, दूसरा है जनन में, तीसरा उत्सर्जन में, या पाचन में। क्या पाचन में सहायता करेगा? वृक्क जो किडनी जो होते हैं पचाने का काम करता है? नहीं। श्वसन में काम करेगा, सांस लेने के लिए हम वृक्क का उपयोग करेंगे, किडनी का उपयोग करेंगे? कतई नहीं करेंगे। उस यहाँ पर फिर आता है जनन में, यानी जनन के लिए हम क्या करेंगे? इसका उपयोग करेंगे? नहीं, वृक्क का जनन के लिए भी उपयोग नहीं किया जाता। वृक्क का उपयोग केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी यानी उत्सर्जन के लिए किया जाता है। यानी वृक्क में क्या होता है? मूत्र का निर्माण होता है और मूत्र का निष्कासित करता है, इसलिए उत्सर्जन में यह सहायक होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आ गया है, 30वां क्वेश्चन है। वृक्क से संबंधित सभी क्वेश्चन आएंगे अभी, ठीक है। तो कहता है पौधों में उत्सर्जी पदार्थ कौन होंगे? कल जिस प्रकार हम लोग पढ़े थे
कि मनुष्य में उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधे में भी क्या पाए जाते हैं, उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं, यानी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको बोलते हैं उत्सर्जी पदार्थ, वो पाए जाते हैं। तो देखिए इनमें कौन कह रहा, कौन सा उत्सर्जी पदार्थ है, ऑप्शन नंबर ए गोंद, बी में टैनिन और सी में रेजिन, या लास्ट इनमें से कोई नहीं। तो आपको कल ही पढ़ा दिया गया था कि ये सभी जो है वो क्या है, एक उत्सर्जी पदार्थ है। और किसका उत्सर्जी पदार्थ है, तो ये सभी किसका, पेड़ पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, अब हम लास्ट क्वेश्चन धीरे धीरे लास्ट की ओर जा रहे हैं, 35 क्वेश्चन लास्ट है इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव गुर्दा का आकार होता है, आप यहां पर जल्दी से जान लीजिए कि गुर्दा किसको कहते हैं। गुर्दा भी हम वृक्क को ही कहेंगे, किसको कहेंगे, वृक्क यानी किडनी को ही कहेंगे, किसको कहेंगे, किडनी को ही गुर्दा भी कहा जाता है। चलिए तो देखिए इसका आकार कल पढ़ाए थे कि इसका आकार कैसा होता है, ए में क्या है, गोलाकार, वृक्क का आकार गोल होता है, गोल नहीं। दूसरा क्या है, ये भी नहीं होगा। अब दूसरा क्या कहता है, आयताकार, क्या आयत के आकार का इसका होगा, तो ये भी नहीं होता है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी लास्ट क्या है कि इनमें से कोई नहीं, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो क्या पढ़ाए थे, याद करिए कि यह जो होता है सेम के बीच का आकार होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। गुर्दे का आकार, वृक्क का आकार, किडनी का आकार सब एक नाम है, या फिर एक और है जो बताए थे आपको कल वृक्क के बारे में, ठीक है। तो ये सभी क्या होते हैं, सेम के बीच के आकार का होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा क्या होता है। मानव का जो मूत्र होता है उसमें यूरिया की प्रतिशत मात्रा पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन में क्या कहता है, 96%, बी में कहता है 60%, सी में 2%, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो मानव के मूत्र में जो यूरिया की प्रतिशत वो ये नहीं होगा, ये क्या होता है, 96% जल की प्रतिशत होता है, 60% तो होगा ही नहीं, 2%, हाँ तो ये हमारा जो हो जाएगा ये भी नहीं होगा, और 2% बच गया, तो 2% क्या होता है, यूरिया होता है, 2% क्या होता है, यूरिया होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि, हाँ क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि निम्न में कौन मनुष्य का उत्सर्जी अंग नहीं है। देखिए क्वेश्चन ढंग से पढ़ेंगे, कहता है कि इनमें से कौन मनुष्य का उत्सर्जी अंग नहीं है। आपको बताया गया उत्सर्जी मतलब जो उत्सर्जन निष्कासित करने वाला अंग है, ठीक है। तो कल पढ़े थे 5 उत्सर्जी अंग होते हैं सभी के बारे में, ठीक है। तो कौन उत्सर्जी अंग नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए फेफड़ा, बी वृक्क, और सी अग्नाशय, और लास्ट त्वचा। तो त्वचा तो उत्सर्जी अंग है, तो ये हमारा ऑप्शन राइट नहीं होगा। वृक्क भी क्या है, हमारा उत्सर्जी अंग है, और फेफड़ा भी क्या है, उत्सर्जी अंग है। फेफड़ा से हम कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करते हैं, वृक्क से हम मूत्र को उत्सर्जित करते हैं, और त्वचा बच गया, त्वचा से हम किस चीज को उत्सर्जित करते हैं, तो पसीना को उत्सर्जित करते हैं। बच गया कौन, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा अग्नाशय जो है वो राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 34वां क्वेश्चन, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचेगा, लास्ट क्वेश्चन बचेगा। देखिए बच्चों कहता है निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है। यहाँ वहां पूछ रहा था कि कौन उत्सर्जी अंग नहीं है, और यहाँ पर पूछ रहा है कि उत्सर्जी अंग है, ठीक है। तो देखिए कहता है पहला में वृक्क, दूसरा में अग्नाशय, और तीसरा में आंख, और लास्ट क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो अभी जस्ट तो पहले पढ़े हैं, तो कौन हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, वृक्क जो है उत्सर्जी अंग है। आगे चलते हैं, लास्ट है क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले आपको बता दें लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपका मोहलत लेंगे वक्त का, थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहते हैं आपके बीच।
तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये सभी क्वेश्चन वीवीआई है, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेसन 1 से लेकर लेसन 4 तक। ठीक है, बायोलॉजी के ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए हम लोग जितना मेहनत कर रहे हैं, ये टीम आपके लिए जितनी मेहनत कर रही है उतनी मेहनत आपको भी करना है। आप अपने सभी दोस्तों में क्या करेंगे, सभी के पास व्हाट्सएप पर क्या करना है, इसको शेयर करना है, जितना मर्जी हो सके शेयर करना है, ताकि आप इसको पढ़ के जाए और आपका फ्रेंड जितना भी पढ़ के जाए क्या करे, अच्छे अंक को ला सके। 2025 में एकदम टॉप करना है, धांसू रिजल्ट लाना है, हिला डालना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं 35वां सवाल क्या कह रहा है हमारा। कहता है कि मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है। मनुष्य में जो वृक्क है वो किस चीज से संबंधित होता है। ठीक है, तो कहता है ऑप्शन नंबर ए पोषण से, या फिर बी श्वसन से, या सी परिवहन से, या डी उत्सर्जन से। क्या पोषण के लिए, खाने के लिए वृक्क काम आएगा, सांस लेने के लिए वृक्क काम आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो परिवहन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, परिवहन का अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, तो ये हमारा बच गया कौन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उत्सर्जन के लिए ये क्या होता है, संबंधित होते हैं वृक्क, इसमें से संबंधित किसके लिए, उत्सर्जन के लिए। तो बच्चों, आज का उम्मीद करते हैं कि आज का आपको क्लास बहुत मस्त लगा होगा या अच्छा लगा होगा। जितना भी अच्छा लगा होगा आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि कैसा लगा सर, और इसके आधार पे आपको जितना अच्छा लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, और भी कमेंट करेंगे। इसका नेक्स्ट वीडियो हम जल्द से जल्द आपके बीच लाएंगे। लेसन 4 के बाद 5वां लेसन से जितने भी लेसन बच गए सभी के ऑब्जेक्टिव लाएंगे, वीवीआई वीवीआई वीवीआई। इसलिए आप बने रहे मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।